करो, चिंतन करो। आज निष्पक्ष भाव से, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, निष्पक्ष भाव से चिंतन करो, क्या यह बात सही है? अच्छा, मानक क्या है? सबसे ज्यादा हम हाई लेवल का शिक्षक किसे मानेंगे? आईएएस को। भाई जो भारत का सबसे बड़ा कंपटीशन पास करता है वो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा हो गया ना? हो गया कि नहीं? आईएएस और आईपीएस, इंजीनियर, यही लोग हुए ना? हुए कि नहीं? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, ये उच्च शिक्षा ग्रहण करके ये धाड़ते हैं कि तलवे चाटते हैं? तलवे चाटते हैं ना। इसका मतलब केवल शिक्षा से काम नहीं चलने वाला। मेरा कहने का मतलब है कि शिक्षा भी जब तक कामयाब नहीं है तब तक उसकी दीक्षा ना हो। दीक्षा माने संस्कार। समझ रहे हैं मेरी बात? हमने, हमारे कितने आईएएस बैठे हैं? 131 हमारे सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं, 156 ओबीसी के सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं, 20-25 अल्पसंख्यक समाज के पार्लियामेंट में सांसद बैठे हैं। अरे 300 के लगभग सांसद हमारे बैठे हैं और पूरा देश लुट रहा है, पूरा सिस्टम बर्बाद हो रहा है। अगर जरा भी ये दीक्षित होते, इनका जमीर जागा होता, इनका जमीर मरा हुआ नहीं होता, तो 1 मिनट में सरकार पलट लेते और अपनी सरकार बना लेते। भाई सरकार बनाने के लिए तो 272 चाहिए, ये तो 300 से ज्यादा बैठे हैं। वहां बैठे हैं कि नहीं? तो इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग इस कोशिश में हैं कि जो बुद्ध का धम्म है, नैतिक चरित्र जीवनवान, नैतिक चरित्र जीवन जीने की एक जो संस्कृति है वो कैसे लाई जाए, समाज को कैसे नैतिक चरित्रवान बनाया जाए, उस काम में हम लगे हैं। और राष्ट्र की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। एक बात कह के मैं अपनी बात को अब खत्म करूंगा। 5 बज गए हैं। किसी भी आंदोलन को पूरा करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप भी सब जानते हैं, बोलते भी हैं। मन, तन, धन। इसको परिभाषित कैसे करेंगे हम? ये तीनों चीज कभी एक व्यक्ति से प्राप्त नहीं होती। लाखों करोड़ों में कोई एक होता है जो आपको तीनों चीज दे सकता है। हर एक व्यक्ति तीनों चीज नहीं दे सकता। समझ गए? जैसे किसी के पास मन है, मन तो उसका है कि ये काम होना चाहिए, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार रहता है, तो वो तन से आपका सहयोग नहीं कर सकता। और चूंकि बीमार रहता है तो निश्चित रूप से वो कमाता भी नहीं होगा, तो धन भी उसके पास नहीं है, ठीक है ना? लेकिन उसकी भावना आपके साथ है, उसका मन आपके साथ है। जहां भी रहेगा, जहां भी बैठेगा, चाय की दुकान, पान की दुकान, वो वहां आपकी बात को फॉलो करता रहेगा, आपके समर्थन में माहौल तैयार करता रहेगा। उसको कहते हैं मन। अच्छा, अब आ जाइए आप तन पे। एक व्यक्ति है हष्टपुष्ट, निरोग, लेकिन उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो काम धंधा नहीं है तो वो आपको तन तो दे सकता है, लेकिन धन वो आपको नहीं दे सकता, क्योंकि धन उस पर है ही नहीं, काम धंधा नहीं करता। या वो तन से आपके साथ लगेगा, 24 घंटे आपके धम्म का प्रचार प्रसार करेगा, तो निश्चित रूप से वो कमाने तो जाएगा नहीं। और जब वो कमाने नहीं जाएगा तो उस पर धन कहां से आएगा? तो वो धन नहीं दे सकता। राइट?
ये हो गया। अब हमारे पास बचता है धन। तो धन किस पे है? धन दो किस्म के लोगों पे है। एक तो उस पे है जो व्यापारी है, व्यापार करता है, कारोबार करता है ना। अब जो व्यापारी है निश्चित रूप से वो आपको तन नहीं दे सकता, समय नहीं दे सकता आपको, है ना। तो उसको क्या देना चाहिए? उसको धन देना चाहिए। सरकारी कर्मचारी हैं जो 4th क्लास के हैं, 3 क्लास के हैं, 2 क्लास के हैं, ये बेचारे धन भी दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा समय भी दे सकते हैं। लेकिन जो A क्लास में है वो आपको समय नहीं दे सकता। IAS, IPS, IRS इस रैंक के जो अधिकारी हैं वो आपको समय नहीं दे सकते, तो धन दे सकते हैं, है ना। तो आंदोलन को जब आपको सफल करना है, जैसे ये पंडाल लगा है कनक मैरिज गार्डन, तो इसकी बुकिंग का पैसा लगा होगा, कुर्सी लगी है तो पैसा लगा होगा, पर्चा छपाए तो पैसा लगा होगा, नोटिंग बुक पेन आपके पास है तो पैसा लगा होगा, लंच पैकेट आपको मिला है तो पैसा लगा होगा, ये कूलर लगे हैं तो पैसा लगा होगा ना। कहां से आएगा? कोई एक व्यक्ति आपको दे नहीं सकता, और देगा तो रोज रोज नहीं दे सकता, और काम तो आपको रोज रोज करना है। तो ये पैसा भी आपको समाज के लोगों से इकट्ठा करना है। जैसे हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का सेंटर ऑफिस चलाते हैं, उसका लगभग 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है। आप देख रहे होंगे, आप में बहुत सारे लोग होंगे, इस प्रोग्राम के लिए भी आपको सेंटर ऑफिस से फोन आया होगा, जबकि आदरणीय DP गोल्डिया जी, उनकी पूरी टीम, भोपाल की सारी टीम भी बहुत मेहनत की है, लेकिन उन्होंने भी कॉलिंग की। आप लोगों पे आए होंगे फोन कि आपको वहां जाना है, क्योंकि हमारे व्यक्ति का ये जो मस्तिष्क है ना, ये बड़ा सुस्त है। इसको जितने धक्के मारो, जितनी चोटें मारो, तभी ये जगता है। वरना बहुत भुलक्कड़ जाति के लोग हैं हम, भुलक्कड़ लोग भूल जाते हैं। तो उसको पहले बहुत साथी लोग, आप लोग मदद करते थे, लेकिन अभी बहुत कम साथी मदद कर रहे हैं, तो हमको सेंटर ऑफिस चलाना मुश्किल हो रहा है। अब भाई वहां जो काम करते हैं 5, 7, 8 लोग, उनके बीवी बच्चे हैं, किराए का मकान है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, तो उनको तो पैसा लगेगा ना, नहीं लगेगा? लगेगा ना। भाई चौकीदारी करवाना चाहते हो कि हमारे अधिकारों की चौकीदारी होती रहे, हमारे अधिकारों की कोई डकैती ना डाले, तो चौकीदार रखोगे तो उसको रोटी कपड़ा दोगे कि नहीं दोगे? दोगे कि नहीं दोगे? अच्छा नहीं दोगे तो वो ईमानदारी से चौकीदारी करेगा, और जब बेईमानी करेगा तो कहेंगे साहब हमारे लोग तो बेईमान है। तो बेईमान बनाता कौन है? कौन बनाता है बेईमान? आप जितने धर्म भारत में चलने देख लीजिए, आप सबका अध्ययन कर लीजिए। गुरुद्वारा में कोई झाड़ू पोछा करता ना? गुरुद्वारा में पढ़ाई भोजन फ्री, 20,000 सैलरी फिर भी मिलती है। गुरुवाणी का जो वाचन करते हैं ना ग्रंथी लोग, 50-50 हजार रुपए सैलरी है उनकी। ईसाई धर्म का जो प्रचार करते हैं 20-20 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए सैलरी है उनकी। जो मस्जिदों में मौलाना पढ़ाते हैं ना, जो मस्जिदें चलाते हैं, मदरसे चलाते हैं, सबको सैलरी मिलती है। और ब्राह्मणवाद ने तो सेल्फ सिस्टम कर रखा है। अपने परिवार का पालन पोषण भी करो और हमारी व्यवस्था को भी आगे बढ़ाओ। और स्वतंत्र रूप से उन्होंने अपने को कॉमर्शियल बना रखा है। कॉमर्शियल है कि नहीं है? अब हम लोग बच गए। हमारे लोग क्या कहते हैं? बुद्ध का प्रचार करो साहब, बाबा साहब का काम करो और रोटी खाने गुरुद्वारे जाओ। गलत कह रहा हूं मैं? फिर कहते हैं साहब फला आदमी पे भरोसा करा था, वो तो बड़ा बेईमान निकल गया। बनाया किसने? अगर तुमने ही उसकी जरूरतें पूरी कर दी होती तो उसको बेईमानी क्यों करनी पड़ती? गलत कह रहा हूं मैं? जैसे मैंने भी थोड़े पहले आपको बताया कि लोकतंत्र के जो सिस्टम है 4 पिलर,
वो सब भ्रष्ट है। ये बताया ना आपने, कहा सही बात ना। अच्छा बताओ, प्रजा भ्रष्ट है कि नहीं? जनता भी भ्रष्ट है। सबूत बता दूं? एक किसी ईमानदार गरीब आदमी को आप लोकसभा का चुनाव लड़ा देना, ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो, नैतिक हो, चरित्रवान हो, बस पैसा नहीं हो उसके पास, जीत जाएगा वो चुनाव। जीतना तो छोड़ो, उसकी जमानत ना बचेगी। क्यों? ये जो मनुवादी व्यवस्था है उसने सबको करप्ट कर दिया है। वो गांव प्रधान का, सरपंच का चुनाव हो जाए तो आ गई आफत। 6-6 महीने के लिए लोग शराब इकट्ठा कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं? तो ये जो बीमारी है, ये रोग है, ये प्रजा सहित सारे सिस्टम में घुस गया है। और ये जब तक नहीं निकल सकता तब तक हम बुद्ध की संस्कृति को स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक हम नैतिक जीवन जीने का संकल्प नहीं लेंगे तब तक हम इससे मुक्त नहीं हो सकते। अंत में 1 मिनट आपकी मैं सिर्फ ले रहा हूं। कितने लोग हैं जो मध्य प्रदेश को तैयार करना चाहते हैं? देखिए, मैंने हाथ उठाने की नहीं कही थी, आपने उठाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं निवेदन कर दूं, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। 2024 से पहले, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सारे बहुजन समाज को जागरूक करो, जगाओ। सम्मेलन, सेमिनार, बैठकें। जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो पुनः इस देश को मनुस्मृति की ओर ले जाना चाहते हैं, उनके हाथ में पावर नहीं आना चाहिए, उनके हाथ में ताकत नहीं आनी चाहिए। अगर भूल से भी वो पावर में आ गए तो 2024 के बाद हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। हो सकता है मेरी और आपकी जिंदगी निकल भी जाए, लेकिन हमारे जो नाती पोते हैं ना, जो हमारे बेटे हैं, नाती हैं, पोते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं या आने वाले हैं, उनका भविष्य खतरे में है। और आप चाहते हो कि जिस इज्जत के साथ, जिस सम्मान के साथ मैंने जीवन जिया है, उसी सम्मान, उसी इज्जत के साथ मेरे नाती बेटे भी जीवन जिए। तो आज इस पीढ़ी को बलिदान देना होगा, कुर्बानी देनी होगी, त्याग करना होगा। आज की पीढ़ी त्याग करेगी, बलिदान करेगी, कुर्बानी करेगी, तभी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, वरना सब कुछ लुटने वाला है। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं आपको, आपके दिमाग खोल रहा हूं। 1 मिनट लगेगी उनको एक संशोधन करने में। मैंने एक शंकराचार्य का इंटरव्यू सुना था। उससे कहता है पत्रकार कि भाई हिंदू राष्ट्र आप कैसे बना लोगे, क्या कर लोगे? तो बोले संविधान में प्रावधान है, संशोधन लाया जा सकता है। तो उन्होंने कैसे संशोधन लाओगे? तो उसने कहा कुछ नहीं, संविधान में लिखा है पंथ निरपेक्ष, और हम जो लाएंगे संशोधन वो लाएंगे धर्म सापेक्ष। क्या लाएंगे? पंथ निरपेक्ष को हटा देंगे, धर्म सापेक्ष ले आएंगे। धर्म सापेक्ष लाकर ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, संविधान की ताकतें समाप्त हो जाएंगी, फिर गीता, वेद और पुराणों से ये देश चलेगा। समझ गए नहीं आप? 28 मई को टेलर देख लिया है आपने, देखा ना? बड़ा टेलर दिखाया उन्होंने। एक व्यक्ति को वो कह रहे हैं, मैं उस व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं, क्या कह रहे हैं? ये व्यक्ति पढ़ने में आ रहा है कि बोलूं?
मोदी, पूरा टीवी, पूरा मीडिया, लाखों लाखों लोग एक प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार? दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर, दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली नेता कौन है? मोदी। यही प्रचार कर रहे हैं ना? और वो मोदी क्या कर रहा है? वो कुछ ब्राह्मण धर्माचार्यों के चरणों में ऐसे करके पड़ा। समझ रहे ना आप? इसका मतलब समझ रहे नहीं समझ रहे? इसका सीधा सीधा मतलब है कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति भी हमारे चरणों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हारी तो औकात क्या है? हमारी और आपकी क्या औकात है? बताइए आप, है कोई औकात? मेरा ये विश्लेषण है। क्या उद्देश्य, क्या संदेश देना चाह रहे देश को? बताइए क्या संदेश देना चाह रहे हो? सोचिए आप। एक और वही लोग कह रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर नेता है, कह रहे हैं कि नहीं? और वही ताकतवर नेता एक 15-20 ब्राह्मण धर्म के पुजारियों के चरणों में दंड बैठक कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री, जिसके एक हुक्म से परमाणु बम चल जाएगा, इतना ताकतवर व्यक्ति उनका भी नतमस्तक कर रहा है। क्या ये व्यवस्था पसंद है आपको? नहीं पसंद है ना? तो खा लो कसम। काशीराम साहब ने जो एक कसम खिलाई थी बहुत पहले, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जो समाज, जो व्यक्ति राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता, लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकता, वो कभी अपनी बहन बेटी और समाज की भी रक्षा नहीं कर सकता। आज चुनौती है आप सबके सामने, 100 करोड़ लोगों के सामने चुनौती है राष्ट्र की रक्षा करने की, संविधान की रक्षा करने की, लोकतंत्र की रक्षा करने की। अगर राष्ट्र की रक्षा कर ली, लोकतंत्र की रक्षा कर ली, संविधान की रक्षा कर ली, तो फिर हम समाज और बहन बेटियों की भी रक्षा कर सकते हैं। ताकतवर जातियां कौन सी हैं हमारे देश में? ताकतवर जातियां मार्शल, जाट, त्यागी, यादव, राजपूत, यही है ना ताकतवर जातियां? यही ताकतवर जातियां है ना? और ये जो लड़कियां हमारी खिलाड़ी पहलवान है, ये किस जाति की हैं? ये किस जाति की हैं? जाट, यादव, त्यागी, राजपूत, उसी जाति की है ना? इतनी ताकतवर जाति के लोग, जिन्होंने दुनिया से पदक जीतकर, स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है, इतनी ताकतवर जाति के लोग भी अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं? एक ब्रजभूषण के सामने इतनी ताकतवर जातियां भी कमजोर साबित हो रही हैं, तो SC, ST, OBC की क्या हैसियत है? हैसियत है कोई? ये टेलर है, ये टेलर है जिनकी तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित कराया है। और हमारी कोई रक्षा करता है तो कौन करता है? संविधान, लोकतंत्र, देश की आजादी, ये हर कीमत पर बरकरार रहनी चाहिए। ये किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। आप अंतिम चरणों में और अध्यक्षीय उद्बोधन सुने आप। मात्र 5 मिनट और बैठे। 5 मिनट का अंतिम उद्बोधन अध्यक्ष जी का है, फिर आपको चाय पीकर जाना है। कुछ यहाँ नियुक्ति पत्र हैं जो किए गए हैं, वो नियुक्ति पत्र दी जाएंगे। 5 मिनट के लिए मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ साहब के लिए। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में सादर नमन। संविधान निर्माता बाबा साहब, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन। आज की सभा के मुख्य अतिथि माननीय भारती साहब, माननीय सामाजिक न्याय परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय ध्यागड़ साहब, हमारी सभा में पूरे प्रांत से ही नहीं
तो कुछ साथी हमारे कलकत्ता से आए हैं, कुछ साथी हमारे बाहर से भी आए हैं। उन सबका मैं उपासक उपासिकाओं के साथ में सम्मान करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मुझे अधिक नहीं बोलना है, काफी कुछ बोला जा चुका है। मैं शिवाचल निष्कर्ष निगलास पर 2 बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि सभी साथी मेरे मध्य प्रदेश से अपना एक रजिस्टर बनाएंगे। सभी लोग अपना एक रजिस्टर बना करके महीने में 2 दिन, महीने में 4 दिन, महीने में 1 सप्ताह में 1 दिन आप मीटिंग लेंगे और रजिस्टर में एंट्री करेंगे। रजिस्टर में एंट्री करने के साथ में व्हाट्सएप पर